पूर्वी प्रदेशों पर विजय। शक क्षत्रपों को विजिट करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का ध्यान पूर्वी प्रदेशों की ओर गया। इस समय पूर्वी प्रदेश गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए संगठित हो रहे थे। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूर्वी प्रदेश पर आक्रमण कर उन्हें विजित कर लिया। वाहलिकों पर विजय। महरौली के स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाहलिकों को पराजित किया है। दक्षिण भारत की विजय। महरौली लौह स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में दक्षिण भारत के जिन राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी उन्होंने रामगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की अधीनता को अस्वीकार कर लिया था। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण भारत पर आक्रमण कर वहां के शासकों को पराजित किया और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने केवल एक महान विजेता वरन एक कुशल प्रशासक भी था। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने उच्च स्तरीय व्यवस्था की थी। संक्षेप में उसके शासन की रूपरेखा निम्नवत थी। केंद्रीय शासन। सम्राट अभिलेखों से ज्ञात होता है सम्राट राज्य का प्रधान था। राज्य की समस्त शक्तियां उसी में निहित थीं। कानून बनाना, उसे लागू करना, न्याय की अंतिम अपील सुनना आदि सम्राट की प्रमुख कार्य थे। वह अपनी सेना का प्रधान सेनापति होता था। निरंकुश होते हुए भी सम्राट स्वेच्छाचारी न था। मंत्री। चंद्रगुप्त द्वितीय मंत्रियों की सहयोग से शासन चलाता था। उसके प्रधान मंत्री को मंत्री कहा जाता था। शांति व युद्ध का मंत्री संधि व ग्राहिक कहलाता था। वीरसेन चंद्रगुप्त का मंत्री था। एक अन्य मंत्री जो राजपत्रों को रखता था अक्षयपटल अधिकृत कहलाता था। सामंत। सम्राट के अधीनस्थ अनेक छोटे छोटे सामंत अथवा महाराज होते थे। ये सम्राट के अधीन कार्य करते थे। राज पदाधिकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में कुछ पदाधिकारी के नाम इस प्रकार मिलते हैं, जैसे कुमारामात्य। यह विशिष्ट प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों का नाम था। महाबलाधिकृत। यह सम्राट के संपूर्ण शक्तियों का अधिकारी अर्थात सेनापति होता था। महादंडनायक। इसके अंतर्गत अनेक दंड नायक पदाधिकारी होते थे। इसका कार्य क्षेत्र युद्ध संचालन से संबंधित था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मुख्य न्यायाधीश था। महाप्रतिहार। यह राज्य की महल का सर्वोच्च अधिकारी था। महलों की रक्षा करना इनका प्रमुख कर्तव्य था। दंडपाशिक। यह पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। प्रांतीय शासन। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया था। देश अथवा भुक्ति कहलाते थे। विषय शासन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भुक्ति अथवा देश को अनेक प्रदेशों में विभाजित कर रखा था। इन प्रदेशों को विषय कहा जाता था। विषय के शासन को विषयपति कहा जाता था। विषयपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। ग्राम शासक। प्रत्येक विषय का विभाजन अनेक ग्रामों में किया जाता था। ग्राम के शासक को ग्रामिक अथवा भोजक कहा जाता था। न्याय व्यवस्था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक उच्च स्तरीय न्याय की व्यवस्था कर रखी थी। उसके काल में 4 प्रकार के न्यायालय थे। पहला राजा का न्यायालय, दूसरा पूग, तीसरा श्रेणी, चौथा कुल। दंड विधान बहुत अधिक कठोर नहीं था। दंड अपराध के अनुसार ही दिया जाता था। आय के साधन। भूमि कर, जिसे उपदंग भी कहा जाता था। चुंगी तथा विभिन्न प्रकार के कर आय के प्रमुख साधन थे।
राज्य की भूमि पर कृषि करने वालों से उपज का 1/4 भाग अथवा 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। भूमि कर साल्किक नामक पदाधिकारी वसूल करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का एक प्रतापी तथा जन विख्यात सम्राट था। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्न हैं। महान विजेता। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महत्वाकांक्षी तथा सम्राट विस्तारवादी सम्राट था। उसमें अपने पिता समुद्रगुप्त की लगभग सभी गुण विद्यमान थे। उसने अपने विजयी अभियान द्वारा गणराज्यों का अंत किया, बंगाल में विद्रोहियों का दमन किया, क्षपत्र तथा बाहलिकों को पराजित किया तथा दक्षिण भारत के राजाओं को पुनः अपनी अधीनता स्वीकार कर लेने के लिए बाध्य किया। अपने विजयों के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। महान कूटनीतिज्ञ। एक विजेता होने के साथ ही साथ वह महान कूटनीतिज्ञ भी था। यही कारण है कि उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए दक्षिण के राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कुशल प्रशासक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक कुशल प्रशासक था। उसके शासन काल में प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी। फहान ने भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रशासन की भूरि भूरि प्रशंसा की है। साहित्यानुरागी तथा कला प्रेमी। चंद्रगुप्त को साहित्य से विशेष लगाव था। वह स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था। साहित्य की उन्नति के लिए उसने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान कर रखा था। चीनी यात्री फहान 399 से 414 ईस्वी तक। चीनी यात्री फहान जिसका वास्तविक नाम कुंग था। फहान का वास्तविक नाम कुंग था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। उसका यह नाम प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद पड़ा। फहान का अर्थ होता है धर्मगुरु अथवा धर्मरक्षक। फहान ने बचपन में ही अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने भारत आकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 389 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसकी यात्रा का विवरण फोक क्यों की नामक पुस्तक में मिलता है। अपने भ्रमण काल में उसने अनेक बौद्ध ग्रंथों की खोज की, अनेक हस्तलिपियों की नकल की तथा अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। भारत आने के समय उसके साथ 9 अथवा 10 भिक्षुक भी आए। अपनी यात्रा समाप्त के पश्चात उसने अपनी यात्रा का विवरण दिया। कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य 414 से 455 ईस्वी तक। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। यह कार्तिकेय का उपासक तथा अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इसने अपने पूर्वजों से प्राप्त विशाल साम्राज्य को सुरक्षित तथा संगठित बनाए रखा। कुमारगुप्त का शासन शांति एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य 455 से 467 तक। कुमारगुप्त के मृत्यु के पश्चात मगध सिंहासन पर स्कंदगुप्त आसीन हुआ। यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य सम्राट था। इसके शासनकाल में ह्यूणों ने भारत पर आक्रमण किया। ह्यूणों को परास्त कर क्रमादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह विष्णु का उपासक था। पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त के मृत्यु के पश्चात उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। गुप्त सम्राट के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की, जिसकी सीमाओं में समुद्रगुप्त
और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अत्यधिक विस्तार किया। उसने भारत को राजनीतिक एकता की सूत्र में बांधा। परिणाम स्वरूप लगभग 250 वर्ष तक गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में रहा, किंतु प्रकृति का नियम है, जिसका उत्थान है उसका पतन भी अवश्य है। गुप्त साम्राज्य पर भी लागू हुआ और एक दिन ऐसा आया जब गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, साम्राज्य की विशालता। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी सतत प्रयासों से गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर दिया था। साम्राज्य की विशालता के कारण एक समय ऐसा आया जब गुप्त शासकों के लिए एक तो अयोग्यता, दूसरे अन्य समुचित साधनों की अभाव में दूरस्थ प्रांतों पर शासन करना दुष्कार हो गया। अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद जितने भी सम्राट हुए उसमें इतनी क्षमता न थी कि वे अपने पूर्वजों के विशाल साम्राज्य को सुरक्षित कर सके। उदाहरणतः पुरुगुप्त और बुद्धगुप्त में योग्यता और क्षमता का नितांत अभाव था, अतः वे केंद्रीय शासन सत्ता को सुदृढ़ न रख सके। उत्तराधिकारी का युद्ध। गुप्त काल के सम्राट पद के लिए कई बार गुप्त शासकों में संघर्ष हुआ। निश्चित ही उत्तराधिकारी के युद्ध ने गुप्त शासकों को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया होगा। आंतरिक विद्रोह। गुप्त वंश के अंतिम शासकों की योग्यता के कारण साम्राज्य की आंतरिक विद्रोह प्रारंभ हो गया, क्योंकि प्रांतपतियों को अधिकार प्राप्त थे। अतः ऐसे स्थिति का लाभ उठाकर प्रांतपतियों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। हुरों के आक्रमण। उत्तरकालीन गुप्त साम्राज्य की सीमांत प्रदेश सीमा नीति असंतोषजनक थी, जिसका लाभ उठाकर हुरों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए और गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक क्षति हुई। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हुरों को परास्त कर दिया था, किंतु उनकी मृत्यु के पश्चात हुरों ने अपने आक्रमण में सफलता मिली और गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। बौद्ध धर्म में हानिकारक प्रभाव। बौद्ध धर्म के हानिकारक प्रभाव। गुप्तकालीन साम्राज्य ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। उसकी प्रवृत्ति सामरिक थी, किंतु उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस सम्राटों की सामरिक प्रवृत्ति भी मंद पड़ गई। परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आर्थिक दुर्बलता। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम आदि गुप्त शासकों ने अनेक युद्धों द्वारा विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। इन युद्धों में अपार धन राशि खर्च हुई होगी, किंतु योग्य गुप्त शासकों के कारण आर्थिक अभाव प्रारंभ में नहीं खला। बाद में गुप्त शासकों को धन की कमी अनुभव हुई। गुप्त काल स्वर्ण युग। गुप्त वंशी सम्राटों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दीर्घ काल तक शासन किया। अपने इस शासन काल के दौरान अनेक गुप्त सम्राटों ने न केवल भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व शांति ही प्रदान की, वरन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की। उनके सतत प्रयासों से गुप्त में जो चतुर्मुखी विकास हुआ वह इससे पहले कभी नहीं हुआ। महान सम्राटों का युग। गुप्त काल में अनेक महान सम्राट हुए, जिन्होंने अपने शासन काल में असाधारण प्रतिमा का परिचय दिया। इन सम्राटों में चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त आदि प्रमुख थे। इन सम्राटों ने एक संगठित और विस्तृत गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया था तथा अपनी विजय पताका दूर दूर तक फैलाई। राजनीतिक एकता का युग। अशोक के मृत्यु के बाद भारत छोटे टुकड़ों में
बट गया था और उसकी राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। गुप्त सम्राटों ने अपने प्रयासों से इन खोई हुई राजनीतिक एकता को पुनः प्राप्त किया और अपने दिग्विजयों द्वारा लगभग संपूर्ण भारत को राजनीतिक सूत्रों में बांध दिया। शांति और सुव्यवस्था का युग। यह एक ऐसा युग था जिसमें शांति और सुव्यवस्था कायम थी तथा लोगों को अपनी चरमोन्नति के सुअवसर प्राप्त हुए थे। साहित्य की उन्नति का युग। गुप्त काल में संस्कृत भाषा और साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस काल में अनेक प्रसिद्ध विद्वान हुए जिन्होंने प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा। कालिदास के कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, विशाखदत्त ने देवी चंद्रगुप्त और मुद्रा राक्षस, भारवी का किरातार्जुनी, शूद्रक का मृच्छकटिकम, सुबंधी का वासवदत्ता, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, अमर सिंह का अमरकोश आदि इस काल की साहित्य कृतियां हैं। बौद्ध साहित्य के रचयिता बुद्धघोष, वसुबंधु, बुद्धदत्त, आर्यदेव, असंग एवं दिग्नाग आदि तथा जैन साहित्य के रचयिता भद्रबाहु द्वितीय, सिंदसेन एवं उमाश्वती आदि विद्वान इसी युग में हुए थे। विज्ञान की उन्नति का युग। गुप्त काल वैज्ञानिक उन्नति का युग था। ज्योतिष और गणित इस काल की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक देन है। दशमलव पद्धति का विकास इसी युग में हुआ था। ज्योतिष, गणित, चिकित्सा संबंधी अनेक ग्रंथों का सृजन इसी काल में हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका, आयुर्वेद शास्त्री वाग्भट का अंगाष्ट हृदय, पशु चिकित्सक पालकाप्य का हस्तयूपवेद इसी काल की प्रसिद्ध वैज्ञानिक कृतियां हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेद शास्त्री धन्वंतरी भी इसी काल में हुआ था। काल की उन्नति का युग। गुप्त काल में वास्तुकाल, शिल्पकाल, मूर्ति निर्माण काल, चित्रकाल आदि की पर्याप्त उन्नति हुई। जयप्रसाद स्तंभ, स्तूप, चैत्य विहार, गुहा और मंदिर निर्माण से वास्तुकाल की उन्नति हुई। सारनाथ का घमेख स्तंभ, उदयगिरी की गुहा, नालंदा के विहार, महरौली का लौह स्तंभ, भूमरा का शिव मंदिर, नौचना कूथर का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर आदि इसी काल की वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं। धार्मिक सहिष्णुता का युग। गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता सर्वत्र व्याप्त थी। यद्यपि देश में विभिन्न धर्म के अनुयायी निवास करते थे, किंतु फिर भी कभी भी धर्म के नाम पर हिंसा नहीं हुई। इस काल में ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध धर्म प्रचलन में थे। हूण आक्रमण। हूणों का संक्षिप्त परिचय। हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। इनका संबंध सीथियनों की एक शाखा से था। मंगोल जाति के लोग पूर्णतया असभ्य, बर्बर तथा युद्ध प्रेमी थे। हूणों के भारत पर आक्रमण। हूणों ने भारत पर प्रथम आक्रमण कुमार गुप्त के शासनकाल में किया, किंतु कुमार गुप्त के
पराक्रमी पुत्र स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। विवश होकर हुरों को पीछे लौटना पड़ा, किंतु कुछ समय बाद ही 5वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुरों ने फिर भारत पर आक्रमण कर दिया। इस समय भारत में स्कंदगुप्त शासन था। स्कंदगुप्त ने एक फिर हुरों को पराजित करके भारत से खदेड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी भारत पर हुरों के आक्रमण होते रहे। हुर आक्रमण का भारत पर प्रभाव। हुर आक्रमण का भारत पर निम्नांकित प्रभाव पड़ा। राजनीतिक एकता का विनाश। हुरों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य को भारी क्षति पहुंची। उनका साम्राज्य खंड खंड हो गया और गुप्त साम्राज्य के खंडहरों पर छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। सामाजिक प्रभाव। हुरों ने भारतीय जाति रचना को भी प्रभावित किया। जब भारत में हुरों का पतन हो गया तो यह जाति भारतीय समाज में घुल मिल गई। धार्मिक तथा नैतिक प्रभाव। हुरों से भारतीयों का घनिष्ठ संबंध बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप भारतीयों का धार्मिक एवं नैतिक स्तर गिर गया। सांस्कृतिक प्रभाव। हुरों के आक्रमण से भारतीय कला एवं संस्कृति को भारी नुकसान पहुंचा। असभ्य एवं बर्बर होने के कारण हुरों ने विहारों, मठों, स्तूपों और भव्य इमारतों को नष्ट